नमस्कार, मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज से। 1992 में बहुत सारी चीजें हुई थी। उसमें से एक ऐसी चीज हुई थी जो राजस्थान को शर्मसार कर दिया, और वो घटना थी अजमेर की। अजमेर में जब सीरियल बलात्कार हो रहा था किसी लड़कियों का, कई लड़कियों का, तो उसको लेकर के बहुत सारी चीजें हुई। बहुत सारे लोग उसमें, बहुत रसूखदार लोग उसमें, उनका नाम आया, और कई लोगों के नाम आने के बाद उन्हें बहुत तरह से बचाने का भी प्रयास किया गया। इन्हीं सब विषयों को लेकर के एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। डॉक्यूमेंट्री का नाम है द ब्लैक चैप्टर ऑफ अजमेर शरीफ, और इसे डायरेक्ट करने वाले शैलेंद्र पांडे जी आज हम लोगों के मेहमान होंगे। इसके साथ ही हमारे बीच में एक अजमेर के ही डेप्यूटी मेयर नीरज जैन जी रहेंगे, और हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में सहयोगी पत्रकार सुधीर शर्मा जी रहेंगे। हम सभी का यहाँ पर स्वागत करते हैं। आप सभी का इस राष्ट्र समर्पण के मंच पर स्वागत है। तो अब हम लोग यहाँ चर्चा जिस वजह से करने आए हैं, वो अजमेर का वो काला सच जो कई लड़कियों का जीवन तबाह कर चुका है। आज 30 साल के बाद भी कई महिलाएं जो दादियां बन चुकी हैं, नानियां बन चुकी हैं, वो भी न्याय की तलाश में। कुछ असली सच्चाई को लेकर के हम शैलेंद्र पांडे जी सर से पूछेंगे कि क्या इस पर आपको कैसा अनुभव रहा, और आपने और क्या क्या चीजें देखी इस पूरे प्रकरण में। जी शैलेंद्र सर। धन्यवाद आपको इस बातचीत के लिए। अजमेर का जो 92 केस है, 92 में जो हुआ था, ये बहुत ही घिनौना कांड है। इसमें जो वहाँ की दरगाह है, अजमेर दरगाह, वहाँ के कुछ खादिम थे, जिसमें फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती, अनवर चिश्ती, ये लोग बेसिकली गैंग लीडर्स थे, एक तरह से कह सकते हैं आप। तो इन सब ने मिलके एक, शुरुआती में थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं कि कैसे घटना शुरू हुई। और शुरू कैसे हुई ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन जो एक दस्तावेजों में आया वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि इसकी शुरुआत कैसे की, पहली लड़की कौन थी या पहला लड़का कौन था, ये तो जो अपराधी हैं या कहें कि जो दरगाह के जो खादिम हैं, फारूक, नफीस और इनके 8-10 लोग थे, 15 लोग थे, वो ही जानते होंगे कि कैसे शुरुआत की, पहली लड़की कौन थी, पहला लड़का कौन था, और आखिरी लड़की कौन थी, ये तो उन्हीं को पता होगा। मैं सिर्फ जो दस्तावेज के थ्रू है वो आपको बताऊंगा। इसमें एक बिजनेसमैन का लड़का था। तो वो जो लड़का था उसको ये लोग जानते थे, दोस्त थे, फारूक और नफीस वगैरह। तो उन्होंने इस लड़के से कहा कि भाई तुम्हारी जो 2 गर्लफ्रेंड हैं उनको मेरे पास लेके आओ, हम लोग पार्टी करते हैं। तो इनका इशारा समझ गया, उसने मना कर दिया। यही जो फोटो आप दिखा रहे हैं, यही फारूक और नफीस है। तो उसने मना कर दिया, बोले लेके मैं नहीं आऊंगा। उसके कुछ दिन बाद फिर इन लोगों ने बोला कि नहीं आ जाओ, वैसे ही पार्टी करते हैं। तो पार्टी के लिए बुलाया उनको। उसके बाद फिर कुछ उसकी ड्रिंक में कुछ ऐसा मिलाया, और वो उसको पता नहीं, वो अचेत हो गया। उसके बाद जब वो 3-4 दिन बाद जब उससे ये लोग मिले, तो उनको फोटो दिखाए। उसमें जो इनका ड्राइवर था, मैराडोना जिसका नाम था, तो वो न्यूड कंडीशन में और मतलब जैसे अप्राकृतिक सेक्स टाइप में, उस तरीके से पिक्चर्स थे। तो दिखाया, तो फिर ये परेशान हो गया कि आप क्या, तो बोले उनको लेके आओ, नहीं तो ये फोटो हम वायरल कर देंगे। इसके पोस्टर, जो धमकियां थी खादिमों की, वो सब दिया उन्होंने। तो फिर इसने बोला अच्छा मिलवा देंगे। तो फिर इसने 2 लड़कियों से मुलाकात करवाई। अब ये भी इतने, जब लड़कियां मिली तो शुरू में बहुत शराफत से पेश आए कि जैसे इनसे शरीफ दुनिया में कोई है ही नहीं। तो लड़कियों को भी धीरे धीरे ट्रस्ट हो गया, और इनसे कहा यह गया कि गैस कनेक्शन इनको, ये चूंकि खादिमों के पास पैसा बहुत है और इनकी पावर भी थी, चूंकि कांग्रेस के लीडर्स थे, ये यूथ कांग्रेस के लीडर्स थे, तो इनके पास ओहदा, पावर, ये एक तरह से लोकल सेलिब्रिटीज टाइप के थे। तो लड़कियां इनसे मिलने गई। इसमें एक लड़की को ये भी लालच था कि कुछ यूथ कांग्रेस में इनको पद मिल जाएगा, तो इस तरह से वो गई। फर्स्ट डे बहुत शराफत से पेश आए और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सेकेंड टाइम जब लड़कियां गई तो उन्होंने एक कमरे में बंद कर लिया और कुछ छेड़खानी वाली चीजें की, और उसका उन्होंने फोटो खींच लिए। रेप उस दौरान भी नहीं हुआ, या शायद हुआ, मुझे एग्जैक्टली ध्यान है, चूंकि इतने सारे केसेस है ना, बड़े कंफ्यूजिंग है सब।
बहरहाल दूसरी बार या तीसरी बार में जब फोटो हो गए तुमको दिखाया कि ये देखो तुम्हारे फोटो, जैसा हम कहेंगे वैसा तुमको करना पड़ेगा। फिर ये घटनाक्रम शुरू हुआ। फिर एक के बाद एक जितने इनके 8-10-15 लोगों का समूह था, कभी 1 बाय 1 करते, कभी एक साथ एक ही दिन में सारे लोग करते। तो इस तरह से चीजें जो घटनाक्रम चलता रहा। फिर एक लड़की से जब मन भर गया तो बोले अपनी दूसरी दोस्त को लेके आओ, दूसरी से मन भर गया तीसरी को लेके आओ। इस तरह से एक कंटिन्यूअस सिलसिला शुरू हो गया। और उसमें क्या था कि एक जो वहाँ का रेपुटेड स्कूल है, कॉलेज है, उस समय पे वहाँ पे एडमिशन बहुत मुश्किल होता था। वहाँ पे जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन या जो अच्छे पैसे वाले धनाढ़ संपन्न लोग थे, उन्हीं के बच्चे वहाँ पढ़ सकते थे, क्योंकि वहाँ एडमिशन ही बहुत मुश्किल था। तो उनकी बच्चियां भी थीं। धीरे धीरे ये सब चीजें केस खुला। बाकी डॉक्यूमेंट्री में देखेंगे तो पूरी कहानी में बताने की जरूरत नहीं है। और उन लड़कियों का एक्सप्लॉइटेशन इतना खतरनाक था कि फिर जब उनको अपने इशारों पे नचाने लगे। एक महिला थी जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने हालांकि कैमरे पे आने से, अब डॉक्यूमेंट्री में करीब मैंने 15-20 लोगों को दिखाया, लेकिन एक्चुअल जो मैंने बात की वो करीब 100 से ऊपर लोगों से की, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने कैमरे पे आने से मना कर दिया। अच्छा। उसका डर है कि एक तो खादिमों का आतंक है, इनके खिलाफ अजमेर में जल्दी कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता आज भी। सोचिए 31 साल पहले अगर इस केस का खुलासा हुआ होगा तो मैं उन अजमेर के जर्नलिस्टों और उन एडिटर्स को सैल्यूट करता हूं जिन्होंने इस खबर को छापने की हिम्मत की। बहुत बड़ी चीज है। आज ये सोचिए कि बाहर से भी जाके मैंने तो अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाई और कंप्लीट की, उसका देखा कैसे किस तरह से हम उसको पब्लिक तक ला पाए, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी चीजें वो आप सबको पता है। तो ये बहुत पावरफुल है। ये खुली जीप होती थी इनके पास, उसमें घूमा करते थे। ये और ऐसे करते थे कि जैसे गर्ल्स कॉलेज के पास में कुछ जो रेस्टोरेंट होते थे, वहाँ पे ये पहुंच जाते अपने सारे ये सरगना 5-7 लोग, और बोलते आज भाई का बर्थडे है, आज चलो इनको सबको आइसक्रीम खिलाओ। तो पैसा तो था ही, पैसा तो खूब चढ़ावा जा रहा है, पैसा है था ही, तो वो सब आइसक्रीम खिला रहे हैं। धीरे धीरे ऐसी जो है ना, क्योंकि इनके पास एक टाइम बहुत होता है और इनका मकसद ही होता है भाई इनको कमाने के लिए कोई मेहनत मजदूरी तो करनी नहीं, तो चढ़ावे का पैसा आ रहा है, जियारत का पैसा आ रहा है, वो सब इस्तेमाल हो रहा है। तो पैसा इनके पास था ही, टाइम है ही है, तो बस और क्या चाहिए। तो लड़की आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, धीरे धीरे अगर उसने स्माइल भी दे दिया तो बस वहीं से उसकी जिंदगी तबाह होनी शुरू हो जाती। तो इस तरह से इन्होंने किया। उसके बाद ये एक काम और करते थे कि जो उस समय हिंदू मुस्लिम का इतना कुछ होता नहीं था, तो मुस्लिम जो ये थे दरगाह के लोग, जो खादिम थे, पर्टिकुलर इनकी बात कर रहा हूँ मैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, तो ये इनका कुछ का हिंदू लड़कियों के घरों में भी जाना था, हिंदू घरों में जाना था। तो ये उनसे राखी भी बंधवाते थे। तो अपने हिंदू धर्म मानता है कि अगर राखी बांधी तो वो भाई हो जाता है, लेकिन इनके जो नापाक इरादे थे, राखी बांधने के बावजूद उसको ले जाते फार्म हाउस पे, उसको बेहोश करते कुछ मिला के, उसके बाद उसके फोटो खींचते न्यूड कंडीशन में या आपत्तिजनक कंडीशन में। उसके बाद फिर उसको ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू हो जाता। तो ये बहुत ही, और एक चीज मैं तथ्य आपको और बताने जा रहा हूं जो मैंने डॉक्यूमेंट्री में नहीं दिखाया, वो बड़ा अजीब है। अगर आप पूछेंगे कि उसके कोई एविडेंस, उसका तो एविडेंस मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन मैंने की उसमें ये जांच में आया, उसमें ये था कि ये वीडियो भी बनाते थे, लड़कियों के फोटो के अलावा वीडियो भी बनाते थे। इनका जो अमेरिका में एक अक्यूज्ड है अलमास महाराज, जो न्यू जर्सी में रहता है, तो उसका काम ही यही था कि यहाँ से वीएचएस, उसमें पॉर्न, अमेरिका में पॉर्न इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, तो यहाँ से पूरे वीएचएस जाते थे और वहाँ पे इसका ये पूरा बिजनेस फैला था इस तरीके का। अलमास महाराज भी यहाँ पे आया था, उसके भी एक कुछ लड़कियों से रिलेशन हुए, रेप किया उसने। वो तो अब तक फरार ही है ना शायद। वो तो अब तक फरार ही है शायद। फरार है, वो न्यू जर्सी में है और उसका अभी तक कोई आता पता। एक बार आया था सहारा में, सहारा ने 2005 में आई थिंक एक आधे घंटे के 3 शो चलाए थे, तो उसमें वो फुटेज भी था जब ये अलमास महाराज का एड्रेस भी दिखाया गया था उसमें। अब वो डॉक्यूमेंट्री मैंने, वो न्यूज शो था, मैंने ढूंढा लेकिन मुझे कहीं मिला नहीं, क्योंकि सहारा की कंडीशन भी वैसे ही है आज की कंडीशन, और उनकी लाइब्रेरी भी ठीक नहीं है, तो वो मिल नहीं पाया मुझे। उसमें वो वीडियो भी थे जब 60 साल की, 75 साल की
या 55 साल की थुल बदन वाली महिलाएं, उनको नंगा करके लोग नचाते थे। उनका रेप नहीं करते थे, उनको जलील करने के लिए उनको नचाते थे। लेकिन आज कोई एविडेंस नहीं। और खास बात यह है कि पुलिस ने कितनी सारी वीडियो कैसेट लाइब्रेरीज पे छापे मारे। एविडेंस में लिखा है 2 वीडियो कैसेट मिले, लेकिन आज की डेट में अगर पूछो कि वीडियो कैसेट है कोई, ना वीडियो तो कुछ बना ही नहीं उस समय। कहाँ चले गए वीडियो? हमने डॉक्यूमेंट्री में दिखाया था, होम मिनिस्टर ने बोला था मैंने 1.5 महीने पहले 75 से 100 फोटो या ऐसे कुछ संख्या थी वो देखे थे। तो पुलिस एविडेंस में क्यों नहीं आए? इसमें इतने पेच है ना कि शुरू से लेकर लास्ट तक। जब ये केस खुला, जब नवज्योति ने फोटो के साथ इसको प्रकाशित किया, इसको इस घटनाक्रम को, तो बवाल मच गया अजमेर में। लेकिन तब भी लोगों को ये यकीन नहीं था कि इतना बड़ा मामला हो सकता है। लेकिन सनसनी फैल गई। उसके बाद जब पुलिस भी थोड़ा हरकत में आई और जब छापे मारने शुरू किए चुपके से, किसी को पता नहीं, चुपके से जब छापे मारने, तो उसमें कुछ ऐसे फोटो मिले जो पुलिस के अधिकारियों के, बड़े अधिकारियों की लड़कियां शामिल थी। तो एक बात की अगर हैसियत से देखें तो उन्होंने ठीक किया। उन्होंने क्या किया पुलिस के लोगों ने कि वो फोटो वहीं के वहीं लेके और नष्ट कर दिए, क्योंकि उनकी बच्चियां थी उसमें। बात के लिहाज से सही किया, लेकिन इसका इनडायरेक्टली जो फायदा मिला वो अपराधियों को मिला, क्योंकि अपराधियों के खिलाफ जो एविडेंस थे वो नष्ट हो गए सारे। उसी का खामियाजा आज भुगत रहे हैं सब। अच्छा, कुछ सवाल है जो नीरज जी पूछना चाह रहे हैं। नीरज जी क्या बताना चाह रहे हैं, क्या सवाल है कुछ? शैलेंद्र भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस समय उन्होंने वीडियो बनाए, वीडियो टेप अवेलेबल थे मार्केट में, और उस अलमास महाराज का जो एकमात्र फोटो है, एकमात्र फोटो, वो वीडियो कैमरा पकड़े हुए उसका फोटो है। इंडिविजुअल जो फोटो है, जो बच्चियों के साथ में जो फोटो है वो अलग है, लेकिन उस कैमरा लिए हुए फोटो है। उस समय भी वो कैमरा से शूट किया करते थे, वीडियो बनाया करते थे, और पूरी लाइब्रेरी थी इस बात की, इसकी। और ये इन्वेस्टिगेशन में सारा आया, लेकिन बाद में कैसे डाइल्यूट हुआ, क्या उसका पॉलिटिकल इशू था, कैसे उसको खत्म किया, वो अलग विषय है। लेकिन ये फैक्ट है कि उस टाइम वीडियोस बने, और ये अलमास महाराज आज भी अमेरिका में रहता है। अब मर गया या जिंदा पता नहीं, लेकिन वो वही है, और वो ये काम करता था। VHS में इनको ले जाकर के क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट करता था, स्मगल करता था। अच्छा, एक इसमें एक सवाल मेरे मन में आया कि जो ये सारी घटनाएं हो रही है, इसमें अपराधी तो थे, खादिम परिवार के अपराधी की बात हो रही है, जिनका बहुत बड़ा रसूख था, उनका बहुत वर्चस्व था वहां पे। उसमें कांग्रेस या फिर उस वक्त के जो लोग थे सत्ता में, उनका क्या रोल था? आपके पड़ताल में क्या देखने को? इसके बारे में पहले आप नीरज जी से पूछे, नीरज जी बताएंगे। जी नीरज जी। नीरज जी, इस पर आपका क्या कहना है कि कांग्रेसियों के क्या अभी रोल है, या उस वक्त के सीन में क्या था? आप तो अजमेर के डिप्टी मेयर हैं। तो शैलेंद्र भाई, उस समय मैं 11th क्लास का स्टूडेंट था, इतना बड़ा भी नहीं था और इतना छोटा भी नहीं था। वो कालखंड हमारे लिए एक बदनुमा दाग की तरह हमारे माथे पर, अजमेर के माथे पर, हमको लगता था कि जहां जाते थे, अरे तुम्हारे वहां पर जो हुआ है, तो बड़ा शर्मिंदगी से महसूस पूरे देश में होती थी। 91, 92 वो कालखंड सबसे बदनुमा दाग, काला इतिहास, काला धब्बा मैं कहना चाहूंगा, वो हमारे उसमें था। और सच्चाई जो है वो बड़ा सच ये है कि 1990 में भैरव सिंह जी शेखावत की भाजपा की सरकार आई, और उस समय ये प्रकरण चल रहा था। 92 में पहली बार दैनिक नवज्योति और दैनिक लहरों की बरखा, इन 2 अखबार में चैलेंज जी ने शायद दिखाया भी होगा। संतोष गुप्ता जी एक पत्रकार थे, किंतु शेखर पंचोली जी एक पत्रकार थे। उन्होंने इसको कैसे निकाला कि पूरी घटनाक्रम है। ये कलर लैब वाला जो उनका मित्र था, उनके वहां गए वो पत्रकार, तो वहां पर किसी प्रिंट को प्रिंट आउट लेने पर उसने बहुत ज्यादा पैसा लिया। तो उसने मजाक पूछा, भाई इतना सा एक रील धुलवाने का इतना पैसा कैसे लिया? बोले भाई ये कुछ अलग चीज है, इसके बारे में तुमको बताऊंगा नहीं। लेकिन वो मित्रता में उसको ऐसा उन्होंने फांसा, तो उसने पहली बार वो उनको नेगेटिव दिखाया
तब उनकी आंखें फैली, ये क्या हो रहा है, और तब ये कहानी शुरू हुई। अब आपने कहा कि इसमें राजनीतिक क्या कंडीशन है, मैं बताया कि भैरव सिंह जी की सरकार थी, भाजपा की 90 में सरकार आई, राम जन्मभूमि आंदोलन में बनाने में चली गई। बनाने में जब ये स्कैंडल खुला, तो इसमें जो आरोपी थे, जितने भी आरोपी है, मुख्य अभियुक्त से लेकर के से आरोपी, वो सब यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी थे। यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, जिला महामंत्री, जिला उपाध्यक्ष, जिला सचिव, वो सब उसमें शामिल थे। और उनके रसूखात कांग्रेस की सरकार में जो बैठे मंत्री थे, वहां उस समय के जो पीसीसी के अध्यक्ष थे, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इतने प्रगाढ़ और इतने गहरे थे कि पुलिस भी उन पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं थी। अगर ये सुओ मोटो प्रसंज्ञान लेकर के अपनी आत्मा की आवाज पे, अगर जो शैलेंद्र भाई ने कहा कि मैं सैल्यूट करता हूँ मीडिया पर्सन्स को, तो उन पत्रकार बंधुओं को, जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, आज मेरे लिए बड़े आदरणीय है, बड़े मेरे वरिष्ठ हैं, मेरे प्रबुद्ध हैं, कि उन्होंने अपनी जान का खतरा, जान का जोखिम लेते हुए भी इस कहानी को, इस काले सच को निकाल करके लाए और अजमेर की कई बेटियों की जीवन बचाया। यूथ कांग्रेस कनेक्शन बहुत क्लियर था। 92 में जब ये प्रकरण खुला तो भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसकी जांच के आदेश दिए, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। इन्वेस्टिगेशन चलते चलते, जैसा ही शैलेंद्र जी ने बताया कि पुलिस के अधिकारियों की बच्चियां ही नहीं, कई प्रशासनिक अधिकारी, बड़े बिजनेसमैन, सोशल वर्कर्स और सभी हिंदू, बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, सभी हिंदू परिवार की वो बच्चियां थी, जो कि अपने आप में बड़ा रिनाउंड और बड़ा प्रतिष्ठित परिवार जो होते थे, उनकी बच्चियां थी। तो इस मामले को दबाने के भरसक प्रयास होना शुरू हुए और बरनाड़े में राम जन्मभूमि आंदोलन के कारण, बाबरी मस्जिद का ढांचा लेने के कारण जो सांप्रदायिक जो स्थिति बनी, उसमें भैरव सिंह की सरकार को भी बर्खास्त कर दिया गया। और वो कालखंड शुरू हुआ जो 6 महीने 8 महीने रहा, उसमें ये सबूतों को नष्ट करने का, उनको बचाने के काम शुरू हुए और उसका परिणाम ये रहा। देखिए, सच्चाई ये कि पिता के नाते तो उन्होंने सही किया, ऐसे ही कई परिवारों ने कैसे भी करके हमारी बच्ची की फोटोज, उनकी जानकारी, इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन से निकल जाए, उस पर ज्यादा प्रयास किए। 93 में भैरव सिंह जी की फिर सरकार आई। देखिए, मैं एक पॉलिटिकल पर्सन हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई संबंध और राजनीतिक कारण, क्योंकि उनकी सरकार भी बहुमत की सरकार नहीं थी, वो समर्थन पे टिके हुए, पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं आई थी। और ऐसी स्थिति परिस्थिति में जो होम मिनिस्टर थे, उन पर क्या प्रेशर था क्या नहीं था मुझे पता नहीं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अगर प्रॉपर होती तो यूथ कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस के कई दिग्गज आला नेता जो आज बड़े पदों पर बैठे हैं या बड़े पदों पर हैं, वो भी इनमें आरोपी होते। ये सवाल हम लोग इन्हीं से पूछते हैं एक बार कि आपके इन्वेस्टिगेशन में, शैलेंद्र सर के इन्वेस्टिगेशन में, और इससे जुड़ा पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों से जुड़े और कितने लोगों का नाम आया, आपको क्या लगता है कैसे? इसमें एक पत्रकार थे, मदन सिंह जी थे, लहरों की बरखा के संपादक थे, और इन्होंने इनकी इमेज तो अजमेर में बहुत ही खराब है, जो बना दी गई है। मुझे ऐसा लगा शुरू में जब गया तो लोगों ने बताया कि ये तो मतलब ब्लैकमेलर थे, दुनिया भर की चीजें कही गई, लेकिन एक्चुअल में मुझे भी नहीं पता कि क्या था। तो पहले तो मैंने सोचा कि नहीं, इनसे बात, मतलब इनके बारे में इनका जिक्र ही, क्योंकि मैंने इस डॉक्यूमेंट्री में किसी नेगेटिविटी का जिक्र नहीं किया, हमने फोकस जो रखा सिर्फ इसी पे रखा कि ये ब्लैकमेल कांड और इसको कैसे उजागर हुआ, कि इसकी हकीकत क्या थी। तो फिर जब आगे चीजें मैंने इन्वेस्टिगेशन किया और मुझे जब लहरों की बरखा की पूरी क्लिपिंग्स मिली, पूरी सीरीज मिल गई मुझे, मैंने दिखाया इसमें कुछ चूंकि डॉक्यूमेंट्री के लिमिटेशंस हैं टाइम की, तो मैंने कुछ उसके जो शॉर्ट्स हैं उसमें लहरों की बरखा के उनकी सीरीज के दिखाए हैं। वो जिस तरीके से लोगों को एक्सपोज कर रहे थे, वो आज की डेट में तो मतलब हिंदुस्तान की किसी मीडिया हाउस की वो हिम्मत नहीं है, जिस तरह से मदन सिंह जी ने एक्सपोज किया लोगों को। और ठीक है,
लोग कहते थे कि वो ब्लैकमेल करते थे या वो गलत नाम छापते थे। अगर वो गलत नाम छापते थे तो उनपे कोर्ट केस लोगों ने क्यों नहीं किया? धमकाया क्यों उनको? उनको मार दिया गया। और मारा ऐसे नहीं मारा। किनको मार दिया गया? मदन गुप्ता को, मदन सिंह को। मदन सिंह लहरों की बरखा के संपादक मदन सिंह को मार दिया गया। मदन सिंह जी स्कूटर से जा रहे थे, वो किसी तरह नाले में कूद के उन पे फायरिंग हुई, किसी तरह उन्होंने अपनी जान बचाई। उसके बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। हॉस्पिटल में उनकी माँ थी, उनके पास बैठी थी, उनके सामने उनको बेड पे गोलियों से भून दिया गया। अच्छा, ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। इसमें जो लोग दिख रहे हैं उनके पीछे बहुत बड़े बड़े ब्रेन थे। और नीरज जी आपको बताएंगे क्योंकि उस शहर के हैं। और ये जो मदन सिंह जी थे उन्होंने काफी सारे नाम एक्सपोज किए थे। बाकी नीरज जी बताएंगे आपको डिटेल में। अच्छा, एक नहीं, उससे पहले नीरज जी से वो सवाल पूछने से पहले हम एक सवाल आपसे पूछेंगे। नीरज जी ने एक बात कही थी, सिर्फ हिंदू लड़कियां। आपकी पड़ताल में हिंदू लड़कियों के अलावा कोई और नाम मिला? जी, एक लड़की थी, उसका नाम मुस्लिम लड़की थी, उसका नाम किस लिए इसमें जोड़ा गया मेरी समझ के बाहर है। वो लड़की की मैं कहानी आपको बताता हूँ, आप खुद डिसाइड करें कि वो ब्लैकमेल कांड में थी या नहीं थी। उस लड़की का नाम छोड़ के मुस्लिम लड़की थी। बयान है मेरे पास जो मिस्टर पाटनी थे, सीआईडी के सीबीसीआईडी के जो चीफ थे, उनकी रिपोर्ट में है। ये मैं कोई अपनी कहानी नहीं बता रहा हूँ। वो लड़की फारूक चिश्ती की गर्लफ्रेंड थी, जो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, उनकी गर्लफ्रेंड थी। अच्छा, फिजिकल रिलेशन थे, वो प्रेग्नेंट हो गई तो इन्होंने, फारूक ने उसका एबॉर्शन करवाया। उस हॉस्पिटल का भी एविडेंस है उसमें लगा हुआ रिपोर्ट में। शादी का वो दबाव बना रही थी, फारूक ने मना कर दिया। उसके बाद उसने केस कर दिया। अब वो लड़की ब्लैकमेल कांड में कैसे शामिल है? वो फारूक चिश्ती का इंडिविजुअल मामला था भाई। उस लड़की को क्या फारूक ने फोटो खींचे आपत्तिजनक स्थिति में? फोटो खींचे तो क्या उसको किसी दूसरे के पास भेजा रिलेशन के लिए? नहीं भेजा। इसके अलावा कोई भी नाम मुझे नहीं मिला। और अगर किसी को मिलता है तो उसकी कहानी, उसके बयान उस लड़की के सामने लेके आए तो हम भी मानेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दोनों को मैनेज करने के लिए हिंदू मुसलमान में लड़ाई ना हो, चलो एक मुसलमान से केस करवा देते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है। अब ये तो राजनीति है, क्योंकि अजमेर के वोट सबको चाहिए, सारी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अजमेर के वोट सबको चाहिए। सुधीर जी का प्रश्न पहले ले लेते जी। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे कि अजमेर को लेकर के लोगों में यही धारणा है या लोग जानते हैं, अजमेर की पहचान वहां के दरगाह से है। दरगाह के लोग इसमें इन्वॉल्व थे। अब अगर दरगाह के बारे में खबरें छपती है, दरगाह के लोगों की सच्चाई लोगों के सामने आती है, तो निश्चित रूप से दरगाह की बदनामी होगी। वहां की अर्थव्यवस्था, जैसे कि शैलेंद्र जी ने बताया कि वहां की अर्थव्यवस्था दरगाह से चलती है, तो लोगों की अर्थव्यवस्था खराब ना हो, लोगों की अर्थव्यवस्था ना बिगड़ी, इसके लिए कहीं ना कहीं हिंदू भी उसमें चाहते होंगे कि ये बातें ना बाहर आए, बातें दबी रही। क्या ऐसा रहा होगा नीरज जी? नीरज जी, दो अलग अलग बातें हैं। पहले मैं शैलेंद्र भाई की जो बात थी वो पूरी करता हूँ। रितेश भाई, मदन सिंह जो थे पत्रकार तो थे ही, उन पर कई तरह के आरोप और एलिगेशन हमने भी सुने। लेकिन जिस प्रकार उनकी हत्या हुई, हत्या केवल मात्र ये जो गैंग थी इनके इशारे पर या कुछ कतिपय कांग्रेस के नेताओं के नाम ले देने के कारण से नहीं हुई। उसमें बड़ा इन्वॉल्वमेंट था, कोई मास्टरमाइंड दूसरे लोग थे। क्योंकि मदन सिंह सीरीज छापते थे, आज सीरीज क्रमांक 1, अगले दिन 2, 3, 4, 5, 6, 7, प्रत्येक दिन उनके अखबार में पूरा एक क्वार्टर पेज सिर्फ ब्लैकमेल कांड को होता था और उसमें लिखते थे अगले दिन मैं और नया खुलासा करूंगा, और वो नाम छापते थे। तो उनके खुलासे से जो हड़कंप मचा हुआ था वो प्रशासनिक तंत्र में भी था और राजनीतिक तंत्र में भी था कि अगर इस प्रकार के खुलासे ये करता रहा तो किसी दिन बड़ा बाउंडर और बड़ा खुलासा हो जाएगा और कतिपय उन लोगों के नाम सामने आ जाएंगे जो उस ब्लैकमेल कांड के आरोपी तो नहीं है, लेकिन उस सहमति को देने वाले और उसमें कहीं ना कहीं सहयोग प्रदान करने वाले उनके संरक्षक का नाम सामने आ जाए, और कहीं ना कहीं वन नाइट स्टैंड पे जिन्होंने
उन बच्चियों को अपने पास बुलाया होगा। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, आप समझिए मेरी बात को, कि अच्छा। वो कहीं खुल न जाए वो राज, इसलिए उन पर हमला हुआ। पहले हमले में वो बच गए, गोलियां लगी उनको, नाले में गिरकर छुप करके वो निकल करके भागे, हॉस्पिटल में एडमिट रहे, और हॉस्पिटल में उन पर आप ये देखिए कि सार्वजनिक स्थान पर, आज तो आसानी हो जाता है, उस जमाने में 92 में 93 में 7-8 व्यक्ति एक साथ हॉस्पिटल में घुसे, लोडेड हथियार के साथ में जाए, एक सामान्य वार्ड में जो पूरा वार्ड भरा है वहां पर एकदम से आए, फायर करें और उस व्यक्ति को मार दें और मार करके चले जाएं, और उनमें से सब लोग बरी हो जाए। मैं पूछ रहा हूँ, सुधीर जी ने जो प्रश्न किया, हाँ, उस उसका मैं प्रश्न जवाब पे दे रहा आगे हूँ, चाहते हैं। इसी में जोड़ रहा हूँ मैं आगे। और कन्हैयालाल व्यास सेशन जज से नो एविडेंस केस जैसी स्थिति कर दी, हॉस्टाइल हो गए सारे गवाह, वो सारी स्थिति परिस्थिति शैलेंद्र जी बाकी और बताएंगे। उस व्यक्ति ने अपने स्वविवेक पे और तथ्यों के आधार पर इनको सजा दी, जो अपराधी जेल में थे। बाद में हाई कोर्ट से कुछ बड़ी सजा पूरी करके कंप्लीट हुए, कुछ सुप्रीम कोर्ट में अभी भी केस चल रहे हैं, कुछ केसेस अभी भी जो कुछ लोग फरार हैं उनके केस पेंडिंग है। सुधीर जी ने जो कहा कि दरगाह के कारण सब चलता है, ये बड़ा सच नहीं है। आप जब दूर से देखते तो आपको ऐसा लगता है, लेकिन ये भी बड़ा ये एक दूसरा पार्ट भी है कि दरगाह क्षेत्र में जो व्यवसाय होता है, होटल, गेस्ट हाउस, शॉप, उस एरिया में, उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों बराबरी के व्यापारी हैं, तो उनको लगता है कि दरगाह में जब भी कुछ होता है, चाहे 92 हुआ, चाहे 99 में दंगा हुआ, चाहे बाबरी मस्जिद गिरी तब हुआ, या उसके बाद में अभी कन्हैयालाल जी की हत्या के समय जो स्थिति बनी, उसके बाद एकदम से व्यापार में जो कमी आई, मंदी आई, तो ये दरगाह के खादिम भी नहीं चाहते कि दरगाह को लेकर कुछ बवेला हो, हमारे लड़के या हमारे कारण से कुछ हो, और व्यापारी भी नहीं चाहते इस प्रकार की घटना हो, इस प्रकार का कुछ निकल करके आए। तो ये भी एक छुपा हुआ सच तो है कि कई लोग इसलिए नहीं बोलते, किसी ने बयान नहीं दिए, कोई राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति इस पर बोलने को तैयार नहीं है। अभी जब सरवर चिश्ती ने इस पूरे मामले को रेडिकलाइज करने की कोशिश की, धार्मिक रंग देने की कोशिश की, उसने जो बयानबाजी की, आपको शायद पूरे नेशनल चैनल से लेकर किसी चैनल पे नीरज जैन के अलावा कोई पॉलिटिकल पर्सन बोलता हुआ नहीं मिला होगा अजमेर। ये बड़ा सच। चलिए, ये बात बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत हद तक हिंदू समाज के लोग भी इसमें शामिल रहे हैं, लेकिन अब हम लोग डॉक्यूमेंट्री को लेकर के जाते हैं, क्योंकि अपने पास शैलेंद्र सर के पास थोड़ा समय का अभाव है, उन्हें कहीं और भी जाना है, तो हम लोग उसी को लेकर के चलते हैं कि डॉक्यूमेंट्री मैं आपको 2 क्लिपिंग्स दिखाता हूँ। पहले तो मदन सिंह का जो केस था, ये छपा था। हाँ, ये दिख रहा होगा आपको, सेक्स का गंदा खेल। हाँ, दिख रहा है। ये मदन सिंह जी का वो फोटो है जी। हाँ। और दूसरी इनका लहरों की बरखा जो अखबार था, उसकी एक क्लिपिंग दिखा रहा हूँ आपको मैं। हाँ। एक सेकंड, क्योंकि ये लहरों की बरखा का जो अखबार है, इसकी क्लिपिंग अजमेर में भी ढूंढना बहुत मुश्किल है। हाँ, ठीक है। नग्न चित्र ब्लैकमेल कांड में लिप्त अपराधियों की डीआईजी गिरफ्तारी नहीं चाहते। अच्छा, डीआईजी ही गिरफ्तारी नहीं चाहते थे? जी। अच्छा। बता रहा हूँ ना, ऐसे खुल के, ये देखिए। जी। नग्न चित्र ब्लैकमेल कांड में लिप्त अपराधियों की अंगुलियों पर चाहते थे। अच्छा। ये है इस तरह के वो खुल के छापते थे, जैसे आपको एग्जांपल दिखाया मैंने। जी, आगे अच्छा। आपका प्रश्न। निर्भीक पत्रकार थे। अच्छा, डॉक्यूमेंट्री बनाने के क्रम में आपके पास कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव जानकारी आप आई जो आपने डॉक्यूमेंट्री में नहीं डाली,
या फिर ऐसी कोई कुछ बड़ी परेशानी आई, कोई आपको रोकने लगा? इस पे मैं कोई कमेंट या नहीं करूंगा। कभी दोबारा तो बनाएंगे तो फिर इस पे अच्छा, मतलब comment ऐसी करना चीजें, बहुत सारी चीजें आई जो आप नहीं डाले। हो सकता है कि सेंसर बोर्ड, हो सकता है कि किसी का नहीं, इसमें सेंसर दबाव नहीं हो। होता, जो होता है वो न्यूज चैनल ही सेंसर है इसमें, तो इस पे कोई भी कमेंट करना ठीक नहीं है। नहीं है। तो इसमें एक चीज बताइए कि डॉक्यूमेंट्री बनाने के क्रम में जी, आपके ऊपर आपको कोई रोकने का प्रयास, आपको कोई धमकी देने का प्रयास लोकल स्तर पे, ऐसा आपको कहीं दिखा? नहीं, इस तरह का प्रयास तो डायरेक्टली कुछ नहीं हुआ, लेकिन अड़चने बहुत आई। अच्छा डायरेक्टली नहीं हुआ, लेकिन अड़चने बहुत आई कि अच्छा, डॉक्यूमेंट्री भी बना रहे होंगे आप तो उस दौरान में अड़चने तो आई होंगी। अभी नफीस चिश्ती क्या कर रहा है? नफीस चिश्ती मैंने डॉक्यूमेंट्री में भी दिखाया है कि नफीस चिश्ती, फारूक चिश्ती, अनवर चिश्ती सब जियारत करवा रहे हैं। उनके फेसबुक अकाउंट्स है। जैसे फारूक चिश्ती को ये बोला गया था कि ये मेंटली अनस्टेबल है, और अच्छा इस तरह की चीजें आई थी, लेकिन आज वो अगर मेंटली अनस्टेबल थे तो उस ग्राउंड पे वो फ्री हो गए। हाँ, फेसबुक अकाउंट चला रहे हैं, जियारत करवा रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। हमने सारे वीडियोस दिखाए हैं, और हमने जो दरगाह के अंजुमन के जो प्रेसिडेंट हैं किबरिया साहब, हमने उनसे भी बात की। मैं दरगाह में गया। दरगाह का मतलब है कि दरगाह की जो अंजुमन है, दरगाह के अंदर नहीं गया मैं, लेकिन उसके पास में रहते हैं। मैं उनसे मिला, मैं उनका भी वर्जन लिया मैंने। तो वो प्रॉपर जियारत करवा रहे हैं। उन्होंने बयान में उनका ऐसा क्या कहना है? बोला, खादिम बयान में लोगों का क्या कहना है? खादिम लोगों, उनका यही कहना है कि जो कुछ हुआ, दरगाह के जो अंजुमन के जो प्रेसिडेंट हैं किबरिया साहब, उन्होंने यही कहा कि हम इसकी निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं। उन्होंने, आप डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो उसमें है, लेकिन खैर अब डॉक्यूमेंट्री देखने को मुश्किल है मिलना, क्योंकि लिंक उसका प्राइवेट हो ठीक गया है, है। अगर उन्होंने मजम्मत कर दिया, मजम्मत करने के बाद भी उनको खादिमी तो रखे हुए हैं ना अपने यहाँ। भाई प्रॉब्लम यही है, असली जो पूरी डॉक्यूमेंट्री का पूरा जो मकसद है, जो एक प्रॉब्लम है कि भाई जो जुडिशरी के तरीके से जो चीजें हो रही हैं वो तो हो रही हैं, लेकिन आज अगर हिंदू धर्म में किसी पुजारी पे कोई ऐसा आरोप लगता है तो उसको उस मंदिर में कम से कम पुजारी नहीं बनाया जाएगा। तो दरगाह में ऐसा क्यों नहीं हुआ? अगर दरगाह उनको इस घटना की निंदा कर रही है और उसके बाद भी उन्हें जियारत की अलाउ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दरगाह ऑफिशियली रूप से उन्हें दोषी नहीं मानती है। अब दरगाह का वर्जन ये कि 2003 में समथिंग उन्होंने उनका हुक्का पानी बंद कर दिया था, उनके खिलाफ जो है उन पे पाबंदी लगाई थी। लेकिन शुरू कैसे हुआ, क्या हुआ, वो उनको भी पता है, सबको पता है, लेकिन शुरू है काम। नीरज जी एक शिकायत है आपसे। नीरज जी से पूछना चाह रहे हैं। एक शिकायत है आपसे, क्योंकि आप डिप्टी मेयर भी हैं। मैं जब गया तो अजमेर को लोग जानते हैं, हिंदुस्तान के लोग, अजमेर शरीफ के नाम से, जबकि अजय मेरू था और पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी। जब हम जयपुर से अजमेर जाते हैं तो वहां पे एक बोर्ड लगा हुआ है कि पृथ्वीराज चौहान की नगरी में आपका स्वागत है। हम ड्रोन से उसको शूट करना चाह रहे थे कि ओपनिंग शॉट हम वो लगाएं कि पृथ्वीराज चौहान की नगरी में आपका स्वागत है, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पृथ्वीराज चौहान जो शब्द लिखा था उसके ऊपर बहुत गंदे तरीके से पोस्टर चिपकाया हुआ था, हम उसको शूट ही नहीं कर पाए। और हमने कई लोगों से बात भी किया, वहां के कमिश्नर से भी बोला, उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। कई लोगों से बात किया कि कम से कम ये क्लीन हो जाए कि हम इसका शॉट ले सके, लेकिन वो नहीं हुआ। तो कम से कम पृथ्वीराज चौहान के साथ, सुनिए, तो लोगों ने अत्याचार किया, कम से कम अजमेर की जनता तो अत्याचार न करे ना। श्रीमान, आपकी बात का जवाब दे दूं पहले जी। जब जयपुर से आप एंटर होते हैं तो आपके अपडेट के लिए बता रहा हूं, जी। आज से 10 साल पहले वहां पर ख्वाजा की नगरी अजमेर में आपका स्वागत लिखा होता। अच्छा। अभी तक हम इतना परिवर्तन लाए कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी अजमेर में आपका स्वागत है। देखिए, मेरे को बड़ा दर्द आता है इस बात का। आप मेरी पोस्ट अगर देखेंगे फेसबुक पे जाकर के या ट्विटर में, तो मेरे हर पोस्ट में, चाहे किसी का जन्म, हमारे आस्था का केंद्र कोई विषय हो, चाहे जयंती किसी हमारे आस्था के जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ, तो मेरी पोस्ट में लिखा ही होता है, नीरज जैन, उप महापौर, नगर निगम, अजय मेरू। मेरे मन की पीड़ा है, एक दिन ये वापस अजय मेरू बने, भगवान ने अगर वो ताकत मुझे दी तो एक दिन वो करके दिखाऊंगा। ये विधानसभा से
संसद से होने वाला है, अभी मैं आप वहां लोग डिमांड पहुंचा क्यों नहीं। नहीं करते? करते हैं ना, मैं तो लिखता हूँ इसीलिए अजय मेरू, ऑफिशियल नेम अजमेर है, लेकिन मैं लेकिन अजय मेरू लिखता हूँ। वहाँ का जो प्रेस क्लब है उसका भी नाम अजय मेरू प्रेस क्लब है, वो हमने अजय दिखाया मेरू प्रेस डॉक्यूमेंट्री। क्लब, अजय मेरू प्रेस क्लब है। जी अजमेर तो को आप क्या मतलब आपकी सरकार आएगी तो उसको नाम बदलेंगे या फिर मतलब वही रहेगा? मेरा मेरा यहाँ भरा हुआ ये चीज सारा की करना है, लेकिन बार बार ख्वाजा की नगरी कहते हैं। मेरे को दर्द इस बात का होता है, ख्वाजा जी 700 साल पहले आए, उससे 400 साल पहले सम्राट पृथ्वीराज चौहान थे, हम उनको याद क्यों नहीं करते? सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी अजमेर है, दीनदयाल हमारे क्या कहते हैं स्वामी दयानंद के निर्माण श्री अजमेर है। अजमेर वो स्थान है जो कि इस देश की राजधानी रहा है, इस नाते हम याद नहीं रखते। प्रॉब्लम यह है कि जिस प्रकार महिमा मंडन ख्वाजा जी का हुआ, पृथ्वीराज चौहान का कभी नहीं हुआ। इसके कारण से हम बार बार ख्वाजा की नगरी कहते हैं। बाहर तो मैं जब देश में कहीं जाता हूँ तो लोग कहते हैं तो वहां तो मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा होगी, मैं कहता हूँ नहीं है, वहां तो हिंदू ज्यादा है, मुस्लिम तो 25-30 हजार है। मतलब अजमेर शहर की बात करो, पूरे सराउंडिंग तो ज्यादा ही है। तो वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, वहां तो ख्वाजा जी का स्थान है, वहां तो उनको ज्यादा होना चाहिए। तो ये हमारा जो माइंडसेट है ना, प्रॉब्लमेटिक ये है, और हम उनको ताकतवर मानते हैं। उनसे ज्यादा डरा हुआ इंसान कोई नहीं है, ये सुन लीजिए आप बिल्कुल मेरा। सही कह रहे हैं। उनसे ज्यादा डरा हुआ इंसान कोई नहीं है, वो उस घेरे से बाहर निकलने को तैयार नहीं होते, उससे बाहर नहीं आते। जैसे होता ना कि झुंड में जो शिकार करने वाले लोग होते हैं वो कभी भी अपना क्षेत्र छोड़ करके नहीं जाते, अकेले तो जाते ही नहीं है। और वो उनका प्रयास ये रहता है कि जब वो शहर में भी निकलते हैं तो 5-7-10 एक साथ घूमने निकलते हैं, अकेले नहीं जाते। आप इस चीज को मानिए। प्रॉब्लम ये है कि उनके किए कृत्य पर पानी डालने का या पर्दा डालने का काम जो किया वो प्रशासनिक अधिकारियों ने और राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने वाले बड़े राजनेताओं ने किया। और मैं मानता हूं कि कोई माँ बाप या कोई बच्ची, ये व्यक्तिगत है मेरा मत, कि इस प्रकार के कृत्य के बाद किस प्रकार बयान देने आएगी, कैसे बयान देगी, उससे क्या सवालात होंगे, क्या स्थिति होगी। 16 साल की, 15 साल की, 17 साल की वो किशोरियां थी और उनका भविष्य सामने पड़ा था। फिर भी एक को तो शैलेंद्र भाई मिले हैं जो आज भी है मौजूद, जिसने डट करके लड़ करके बयान दिया था, और उसी के बयान के कारण से कन्हैयालाल जी व्यास को सजा देने का रास्ता मिला, नहीं तो ये सब बरी हो जाते। चलिए एक चीज और पूछना चाहते हैं, एक सवाल इसको बढ़ाते हुए पूछेंगे। शैलेंद्र सर, इसमें आपके नजर में कितनी लड़कियां इस तरह से इन दरिंदों की शिकार बन पाई? कितनी लड़कियां होंगी? अपनी डॉक्यूमेंट्री में भी मैंने कहीं नहीं दिखाया कि कितनी लड़कियां थी, क्योंकि ये सिर्फ एक ही आदमी बता सकता है, एक या दो तीन जो भी हैं, फारूक, नफीस, अनवर और उनकी गैंग। इसके अलावा पहली लड़की कौन थी ये भी वही बताएंगे, और आखिरी लड़की कौन है ये भी वही बताएंगे। क्योंकि इसमें क्या हुआ, जब आपको क्या लगता है कितना जब ये एक्सपोज हुआ, ये जब एक्सपोज हुआ तो बहुत सारे जो रेपुटेड परिवार थे उनकी फैमिलियां रातों रात दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई। कुछ नहीं पता कितने लोग थे, ये भी हो सकता है कि 50 हो, ये भी हो सकता है कि 500 हो, 1000 हो, लेकिन एक्चुअल में जो एविडेंस है वो 16-17 की लड़कियों ने बयान दिए। 38 के आसपास जो आई वो मतलब पुलिस की जानकारी में आई, और कितनी क्या कुछ नहीं पता। अब पुलिस के रिकॉर्ड में तो ये भी नहीं है कि किसी लड़की ने सुसाइड किया, जबकि फैक्ट है कि लड़कियों ने सुसाइड किया। कई खबर में 250 का आंकड़ा है, कहीं पर मैंने 300 देखा, कहीं पर 100 सुना। इसका क्या आधार है? ये मतलब अपने मन से बना दिए या फिर कुछ कोई आधार नहीं, कोई आधार नहीं। अब 250 आपने क्या गिनी क्या? 250 मैं कह रहा हूँ 251 थी, अब 248 कहते तो फिर भी लोग मान लेते। 250 थी, 500 थी, ये तो एक हो गया ना कि 200 के करीब थे, 250 के करीब थे। अंदाजा इसीलिए देखिए हमने बनाई डॉक्यूमेंट्री, ये फिक्शन नहीं है, डॉक्यूमेंट्री में तथ्य होते हैं। हमने इसीलिए उसमें संख्या नहीं दिखाई। संख्या कुछ भी हो सकती है, हो सकता है 50 हो, या हो सकता है 38 है तो 38 ही हो, या हो सकता है 380 हो, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक बात और है ना कि अगर 10, 20, 25, 50 होते तो इसको लेकर के पूरा का पूरा अजमेर की लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता कि शादी ही नहीं करेंगे।
संख्या बहुत बड़ी थी, अजमेर की संख्या बहुत बड़ी थी, हाँ, लेकिन कितनी थी, संख्या एक नंबर पे पहुंचना, कोई एक स्टैंप लगाना, वो बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम है जी। नीरज जी कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। मैं यही कहना चाहता, शैलेंद्र भाई ने मेरी बात को आधा कह दिया। कितनी आत्महत्याएं हुई ये वही फारूक चिश्ती और वही बता सकते हैं। एक केस तो मुझे ध्यान है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि लड़की सर्किट हाउस से निकली सुबह 5 बजे किसी नेताजी के कमरे से और 6 बजे उसने आत्महत्या की। क्योंकि मैं वहीं पास में रहता था, तो बाद में जो चीजें होती हैं उसमें से निकली हुई कहानी बता रहा हूँ कि लड़की सुबह 5 बजे सर्किट हाउस से निकली एक नेताजी के कमरे से और जाते सुसाइड किया। ध्यान में आता है उस टाइम सीरियस सुसाइड हुआ। 12-15 सुसाइड इस प्रकार के लड़कियों के हुए, और उनको अगर कहीं कनेक्ट किया जाए तो ये बड़ा आंकड़ा है उन बच्चियों के सुसाइड करने का इस कांड के बाद। फिर एक बात और आप सोचिए कि ये कितने एडवांस और कितने शातिर अपराधी थे। आज हम ब्लैकमेल करने की घटनाएं सुनते हैं, मोबाइल से वीडियो बना लिया, फोटो खींच लिया और अश्लीलता कर ली, दुष्कर्म करके धमकाया। ये काम ये 88, 89, 90, 91 में किया करते थे। अब सोचिए, कैमरा इनके पास थे, बड़े कैमराज थे, फोटोग्राफ कैमराज इनके पास थे, और वो फोटो खींच करके 2-3 कार्यालय अजमेर में थी, उनसे फोटो दिलवाते थे और उसको फिर सर्कुलेट करने का काम तक हुआ। आप सोचिए कि इन्होंने उस समय पॉर्न इंडस्ट्री में इन वीडियो को भेजने का काम किया। लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि सर एक बात बताइए, आज के जमाने में जो लव जिहाद की जो घटनाएं खबरों में आती है जी, क्या इसे लव जिहाद का रूप दिया जा सकता है? क्या इतना बड़ा लव जिहाद का मामला? बिल्कुल दिया जा सकता नहीं, है ही है, मेरी नजर में तो है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी नजर में ये लव जिहाद का मामला है। भाई उसने और एक लड़कियां सवाल क्यों नहीं सुधीर की? शर्मा जी आखिरी सवाल पूछना चाह रहे हैं। सुधीर जी सवाल पूछिए, आखिरी सवाल। हाँ, मैंने नीरज शैलेंद्र जी मैं पूछना चाहता हूँ, एक मैंने ट्रेलर में एक क्लिपिंग्स देखा था, उसमें कोई एक व्यक्ति किसी को अपना फोटो दिखाते हैं किसी एक लड़की की और कहते हैं कि ये मेरी होने वाली बहू है, और इसके बारे में जानना चाहता हूँ कि क्या इसका भी बलात्कार हुआ है। तो अजमेर में इतनी बड़ी घटना हुई, ऐसी घटनाओं के बाद अजमेर वासियों के लिए दरगाह के प्रति कितनी आस्था रही, कितनी अनास्था हुई, क्योंकि अजमेर के अलावा भारत के दूसरे राज्यों से जो लोग जाते हैं अजमेर शरीफ जाते ही है वहां दरगाह में दर्शन करने के लिए, वहां चादर चढ़ाने के लिए। तो इस घटना के बाद, ये पूरे प्रकरण के बाद वहां के लोगों के लिए दरगाह के प्रति कितना उनका व्यवहार में, नजरिया में बदलाव आया है? देखिए, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब मेरी डॉक्यूमेंट्री ये अभी संडे को टेलीकास्ट हुई, तो मेरे जो जानकार लोग हैं उन्होंने बताया कि दरगाह में मेरी डॉक्यूमेंट्री की चर्चा हो रही थी कि जो दिखाया गया बिल्कुल सत्य दिखाया गया। आप समझ रहे हैं? अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि जो दरगाह के लोग हैं, जो खादिम हैं, देखिए दरगाह की जो पूरी दरगाह के खादिम तो इन्वॉल्व है नहीं, उसमें तो 4,000 खादिम है, ये तो 8, 10, 15 ऐसे थे। लेकिन इसके चक्कर में क्वेश्चन मार्क तो सारे खादिमों पे होता है। तो वो जो बाकी के खादिम हैं वो खुद इनसे नाराज हैं। जो डॉक्यूमेंट्री दिखाया बिल्कुल सही दिखाया कि वो आज भी जियारत करवा रहे हैं, जो भी चीजें हुई। बहरहाल मेरी डॉक्यूमेंट्री वहां पे सब लोग पसंद कर रहे हैं दरगाह के अंदर, ये एक सत्य है। तो दूसरे खादिमों ने क्या उनका विरोध नहीं किया? अब समस्या वही है ना कि सोचना और करना, एक्शन नहीं होता, एक्शन होता नहीं होता है, और की जरूरत ही नहीं पड़ती उनके, और उसमें भी विरोध करने से तो उनका ही अपना ही अपमान वाली बात हो जाती ना। जी। तो और विरोध करते तो फिर पता चलता है कि ये दो वो खादिमों में भी 2 गुट हो सकता है बन जाए, और दोनों गुट एक दूसरे पे अटैकिंग मोड में आ जाए। तो कोई समर्थक ग्रुप है, कोई विरोधी गुट है, तो उस चक्कर में एक बड़ा का बड़ा पूरा अंदर ही पूरा ढांचा ही गड़बड़ा जाता है। शायद ये भी कारण हो सकता है। तो अब हम लोग इसको समापन की ओर चलते हैं लेकर के।
लेकिन इस बीच में हम लोगों ने हमारे बीच में नीरज जैन जी जो अजमेर के डिप्टी महापौर हैं, वहाँ पर डिप्टी मेयर हैं, और वहाँ इन चीजों को लेकर के उस वक्त इन्होंने अपनी जानकारी दी कि कैसे वहाँ पे सारी घटनाएं होती थी। और मुख्य रूप अतिथि के तौर पर, मुख्य वक्ता के तौर पर हमारे बीच में शैलेंद्र पांडे जी रहे, और उन्होंने सारी विस्तार से बताई डॉक्यूमेंट्री उन्होंने कैसे बनाया और उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, इस बीच में कितनी लड़कियों के साथ उनकी बातचीत हुई, कितने चीजें हुई, कितने चीजें नहीं हुई। बहुत सारी चीजें ऐसी उनको मिली होंगी या मिली जो वो दिखा भी नहीं पाए, चाहे उसका कारण कुछ और भी हो सकता है। तो अभी हमारे बीच में हम दोनों अतिथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल दर्शकों से भी हम अनुरोध करेंगे कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर इस खबर को जितना अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसे शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक जरूर पहुंचाएं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।